हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे जो जीपी से रिलेटेड है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर टोटल आपके पास इस वाली एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी। आपको जीपी की 12th टर्म निकालनी है विथ कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब उसका आर हमें दे रखा है 2 है, हुज 8th टर्म इज़ 192। साथ के साथ इसकी 8th टर्म भी मुझे दे रखी है जो कि मेरे पास कितनी है, 192 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, T8 गिवन है ना, 192। तो पहले इसकी हेल्प से मैं क्या करती हूँ, ए निकाल लेती हूँ। कैसे, वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया अपनी एक्सरसाइज 8.3। नाउ आंसर नंबर 1, इसमें मुझे क्या गिवन है, T8 गिवन है जो कि मुझे गिवन है 192। अगर आप देखें तो Tn का आपके पास फॉर्मूला होता था, हमने इसका फॉर्मूला किया था ARn-1, यही किया था। तो यहाँ पर T8 हमारे को पता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया T8। ए की जगह ए रहन दिया। अगर मैं आर की बात करूँ, आर मुझे क्वेश्चन में 2 गिवन है। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन रेशो। और n-1 मतलब 8-1 हो गया। T8 मुझे 192 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, 2 की पावर 7 आ जाएगा। 2 की पावर 7 का मतलब है आपको 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। 64 को 2 से इंटू करोगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 128। तो 192 इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 128 आ गया। यहाँ से आप अपनी ए की वैल्यू निकाल सकते हो, 192 डिवाइडेड बाय 128। पूरा पूरा तो ये जहाँ तक है कट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। अगर मैं इसको 2 से भी काटती हूँ पहले, तो मैं 2 से अगर काटती हूँ तो यहाँ पर 192 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो मेरे पास 96 आ जाएगा। 128 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 64 आ जाएगा। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, इनको डायरेक्ट 4 से काट लेती हूँ, तो ये मेरे पास 16 आएगा। और अगर मैं 96 को 4 से कट करती हूँ तो मेरे पास 24 आएगा। तो यहाँ से ए निकल के आ गया। अब आप इसे 8 से कट कर सकते हो, 8 2 जा और 8 3 जा, तो ए आ गया 3/2। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, यहाँ पर मुझे निकालनी थी 12th टर्म। इसका मतलब मुझे T12 निकालना है ना। तो अगर हम T12 का फॉर्मूला देखें तो वो हो जाएगा मेरे पास AR11। तो T12 तो मुझे निकालना ही है। यहाँ पर ए की वैल्यू है 3/2 और आर की वैल्यू है 2, 2 की पावर 11 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक 2 आपके पास डिवाइड में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 2 की पावर 10, क्योंकि डिवाइड में होता है और जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स माइनस हो जाते हैं। ये हमने 8th क्लास में सीखा है। तो 2 की पावर 10 हो गया। नाउ T12 निकल के आ गया, 3 × अब आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1024 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास T12 का आंसर आ गया, वो आ गया 3072। क्लियर हुआ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 10th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। दो चीज़ें निकालनी है, एक Tn और एक क्या निकालना है, T10 निकालना है। जीपी की वन है 5, 25, 125। तो पहले हम अपनी जीपी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो जीपी है हमारे पास, यहाँ पर आपको दे रखी है 5, 25 और 125। अगर आप इसमें देखें तो ए आपके पास 5 है, और अगर आप इसमें आर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आर आपके पास 5 आ जाएगा। ए भी 5 है और आर भी आपके पास क्या है, 5 है। तो हमारे को क्या क्या निकालना था, T10 निकालना है। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास यहाँ पर Tn इज इक्वल्स टू में ARn-1, यही होता है। तो T10 इज इक्वल्स टू में AR9 हो जाएगा। ए मुझे 5 पता है, आर मुझे 5 पता है, इसकी पावर 9 हो गया। तो इसका मतलब 5 की पावर 10 हो गया, T10 यही हो गया।
तो 5 की पावर 10 मतलब 5 को आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 9 7। 10 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 9 7 6 5 6 2 5, ये आपके पास T10 आ गया। कैसे आया? आपने 5 को 10 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है। इसके साथ साथ आपको Tn भी निकालना था, तो Tn इज इक्वल्स टू में ARn-1 होता है। A भी 5 है आपके पास और R भी आपके पास 5 है, तो n-1 हो गया, ठीक है। अब बेस सेम है तो आपकी पार्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 5 की पावर n। ये Tn निकल के आया है आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। एक रिकर्सिव रूल से सीक्वेंस दे रखी है जिसमें T1 2 दे रखा है और Tn+1 ये दे रखा है, ये रूल हो गया। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 730। बताओ इसके अंदर कौन सी ऐसी टर्म होगी इस सीक्वेंस के अंदर जो 730 होगी। तो मुझे दे क्या रखा है पहले मेरे को वो देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर T1 दे रखा है जो कि 2 है, और साथ के साथ मुझे एक और रिकर्सिव रूल दे रखा है। वो क्या दे रखा है? Tn+1 इज इक्वल्स टू में दे रखा है 3Tn-2, ये दे रखा है। अब मुझसे वो ये बोल रहा है यहाँ पर, सबसे पहली बात तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक जीपी बना लेती हूँ। हम जीपी बना सकते हैं कैसे? क्योंकि हमें T1 2 पता है ना। तो अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रखती हूँ, n इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा 1+1, यहाँ पर आ जाएगा 3T1-2, तो ये आ जाएगा T2 इज इक्वल्स टू में 3। T1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से मैंने T2 की वैल्यू निकाल ली। 3 2 जा 6, 6 - 2 4 आ गई। उसी तरीके से मैं यहाँ पर T3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब मैं n को क्या कर रही हूँ? 2 पुट कर रही हूँ, तो यहाँ आ जाएगा T2+1 इज इक्वल्स टू में 3T2-2, तो ये हो जाएगा T3 और यहाँ पर 3। अब T2 की वैल्यू 4 निकाली है, तो यहाँ मैंने 4 को पुट कर दिया, तो T3 निकल के आ गया, 12 में से 2 गया 10 आ गया। ऐसे आप T4 T5 T6 कई सारे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बताना था क्या 730 इसकी कौन सी टर्म होगी जो 730 होगी। तो अभी आपने T3 निकाला है, अगर आप अपना T4 निकालते हो तो आप उसके लिए क्या रूल लगाने वाले हो? T4 के लिए 3T3-2, क्योंकि यही रूल चल रहा है, ध्यान से देखो। 3T2-2, अगली टर्म के लिए यही रूल तो चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3T3 10 है, माइनस का 2 हो गया, तो ये हो गया 30 - 2, इसका मतलब 28 आ गई आपके पास T4। अगर हम T5 की बात करें तो वो आ जाएगा 3T4-2, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 28 - 2। अब जब आप इसे 3 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 84, 84 - 2 82 आ गया। T6 अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 3T5 - 2, T5 है मेरे पास 82। याद रखना अगर एक भी टर्म गलत निकाल दी तो आगे वाले भी गलत ही निकलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3 2 जा 6 और 24 - 2, तो आपके पास आ जाएगा 244। T6 आ गया। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 730, तो आप यहाँ से T7 निकाल सकते हो। अब T7 हो जाएगा 3T6 - 2, T6 है मेरे पास 244 - 2, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और एक 13, 3 2 जा 6 और एक 7। तो अगर आप देखो तो आपके पास T7 कितना निकल के आ गया? 730 आ गया, और आपको 730 ही चाहिए था, तो 730 जो है वो 7th टर्म है, तो 730 इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं? विच टर्म ऑफ द जीपी, आपको एक जीपी दे रखी है 2 6 18 ऐसे चलती जा रही है, इज 4374।
बताओ 4374 इस जीपी की कौन सी टर्म होगी। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, पर ये 730 छोटा नंबर था तो हमने T1 T2 T3 T4 करके निकाल लिया, आसानी से निकल भी गया। लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है 4374, अगर हम ऐसे ही लगाते रहे T1 T2 T3 तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, है ना। तो इसके लिए अभी हम कोई शॉर्टकट मेथड से इसको करने वाले हैं। उसके आगे क्या कह रहे हैं, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। पहले इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए गए। पहले आपको बताना है कि ये वाली जो है वो जीपी की कौन सी टर्म है, उसके बाद उसका एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला भी पूछा है। तो पहले हम अपनी जीपी लिख लेते हैं। 2618 हमारे को जीपी दे रखी है, 2618 ऐसे चलता जा रहा है। अगर आप देखो इसमें a आपके पास 2 है, आप r निकाल सकते हो कैसे, 6/2 करके, जो कि आपके पास 3 आएगा। मतलब हर एक टर्म में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ रही है, यही है। अब हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, Tn इज इक्वल्स टू a(r(n-1), यही होता है। अब मुझे क्वेश्चन में वो यहाँ पर ये कह रहा था कि 4374 आपको ये बतानी है कि ये टर्म है या नहीं है। तो देखो इसकी जगह मैं क्या करती हूँ, 4374 रख देती हूँ और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है तो ये टर्म है, नहीं तो नहीं है, जैसे हमने AP में सीखा था, ठीक है। जिसमें a की वैल्यू 2 है और r की वैल्यू 3 है, मेरे पास n-1 ऐसी है। नाउ अब हम यहाँ पर 2 को लेके आ गए तो यहाँ पर हो जाएगा 3n-1, ठीक है। इसको अगर आप 2 से काटते हो तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया और 2 7 जा 14 हो गया, तो 2187 आ गया। और यहाँ पर है आपके पास 3n-1। अब आपको ये देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कि इसमें 3 कितनी बार है 2187 में। तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप ये जानोगे कि जो यहाँ पर 3 है वो 7 टाइम्स है। जब आप 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2187 आएगा। आप वो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाल के देखोगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब बेस सेम है, हम उन्हें कट कर सकते हैं और पार को नीचे लिख सकते हैं, ये कट हो जाएंगे। तो यहाँ से n मेरे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जब ये मेरा होल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब 4374 इस जीपी की एक टर्म है और वो भी 8th टर्म है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 4374 is the 8th term of the GP। क्लियर। एक्सप्लिसिट रूल मिल गया, लेकिन हमसे यहाँ रिकर्सिव रूल भी वो पूछ रहा था तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। देखो रिकर्सिव रूल कैसे निकलेगा, हमारे को T1 दे रखा है, कितना था 2 था, R भी हमने निकाल लिया था, तो Tn इज इक्वल्स टू में 3Tn-1 कैसे आया, आप कर क्या रहे हो, R हमने 3 निकाला है, हर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ लिख दी। हर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, n-1 प्रीवियस टर्म हुई ना। क्लियर। तो ये इसका रिकर्सिव रूल आ गया। क्लियर हो गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसका यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। कह रहे एक बॉल है, आपने उसे ऊपर से नीचे छोड़ा है, 80 मीटर की हाइट से छोड़ा है, जैसे उसने ग्राउंड को हिट किया, मतलब जैसे ही वो ग्राउंड पे लगी तो वो वापसी ऊपर की तरफ गई। कितनी ऊपर गई, जितनी भी उसकी हाइट थी ना उसका 60% ऊपर गई है। इट कंटिन्यूअस बाउंसिंग इन दिस वे, ऐसे वो बार बार कर रही है, आप छोड़ हो बॉल को नीचे, फिर वो वापसी उतनी ऊपर जा रही है, कितनी 60% अपनी ओरिजिनल हाइट की, ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ प्रीवियस हाइट। मतलब जब नेक्स्ट टाइम आपने बॉल को थ्रो किया तो प्रीवियस हाइट का 60%, देन उसके नेक्स्ट टाइम जब थ्रो किया बॉल को ड्रॉप किया नीचे तो उसका 60% प्रीवियस वाले का, तो हर बार प्रीवियस वाले का 60% जा रही है ऊपर वापसी। तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक जीपी बन रहा है।
क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो है जो हम आर की बात कर रहे हैं वो हमारा निकल सकता है 60% है। डेसिमल फॉर्म में भी हम इसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। जब आप 5 बार उसे नीचे ड्रॉप कर दोगे 5th बाउंस के बाद उसकी कितनी हाइट होगी वो आपको यहाँ बताना है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं कि इसकी इनिशियल हाइट कितनी है। तो इनिशियल हाइट मुझे दे रखी है यहाँ पर 80 मीटर। ठीक है, और अगर हम कॉमन रेशियो की या फिर बाउंस रेशियो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो था मेरे पास 60%। इसको मैं डेसिमल में अगर निकालना चाहूँ तो 60/100 लिख सकती हूँ। 0 से 0 कट गया तो 0.6 आ जाएगा। अब हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस, तो 0.6% से ऊपर हो गई होगी ना। तो 80 से वो नीचे आई थी, 0.6% से ऊपर हो गई 0.6 से। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे। यहाँ से डेसिमल हटा के 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, 6 8 जब 48 मीटर पे है। उसी तरीके से आप सेकंड वाले की निकाल सकते हो यहाँ पर। तो हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस, तो देखो अब प्रीवियस वाले का 0.6 लोगे तो 48 का 0.6 लोगे, इनिशियल हाइट का मत ले लेना। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 48 × 6 डिवाइडेड बाय 10। तो सॉल्व करोगे तो 28.8 मीटर आ गया। ऐसे अब आप थर्ड का निकाल सकते हो, हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस। तो अब इसका 0.6 लोगे ना आप, तो यहां से डेसिमल हटाया 10 आ गया, यहां से डेसिमल हटाया 10 आ गया। तो जब 288 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो 17.28 मीटर आ गया। उसी तरीके से हाइट आफ्टर फोर्थ बाउंस, तो अब इसका हो जाएगा 17.28 का 0.6, तो पॉइंट हटा के 10 आ गया, यहां पर नीचे 100 आ गया। इसका मतलब 1728 को 6 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा 10368 मीटर। पर नीचे 1000 है तो 3 डिजिट पीछे से छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, मुझे आफ्टर 5th का बताना था तो अभी एक और निकालना पड़ेगा। तो हाइट आफ्टर 5th बाउंस, तो इसका 0.6 लोगे। अब आप अगेन यहां से पॉइंट हटाया 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया 1000 आ गया। तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई, तो 62208 मीटर आ गया। लेकिन नीचे 10,000 है तो पीछे से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो इतनी हाइट हो गई। तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द 5th बाउंस। तो अब आप यहां लिख सकते हो, the ball reaches 6.2208 meter after 5th bounce। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है आपके पास यहाँ, what is the total vertical distance the ball has traveled by the time it hit the ground for the 6th time। कह रहे टोटल वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है वो आपको बताना है जब वो ग्राउंड पे हिट कर रही है, कब, फॉर द 6th टाइम। पर हमने सिर्फ 5th टाइम का निकाला है। ठीक है, तो हमारे को 6th टाइम का बताना है, जब हम वो 6th टाइम पे टच करेगी जब तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। इनिशियली वो 80 पे थी, उसके बाद वो फर्स्ट बाउंस के बाद का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सबका निकाल लिया है। निकाल लिया ना सबका। तो देखो 80 मीटर से हमने शुरू किया था, अब वर्टिकल डिस्टेंस आपको लेना है। तो इसका मतलब आप उसमें क्या लोगे, जितना वो राइज हो रही है, जितना ऊपर उठ रही है वो, और जितनी बार वो फॉल हो रही है, दोनों चीज़ लोगे ना। ऐसा तो नहीं है खाली राइज का ले लोगे फॉल का नहीं लोगे, या फिर खाली फॉल का ले लोगे राइज का नहीं लोगे। वो क्योंकि 60% हाइट से ऊपर उठ रही है जब आप उसे ड्रॉप कर रहे हो तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे,
टू हिट द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, जब वो 6th टाइम ग्राउंड को हिट करेगी बॉल, जब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इट ट्रेवल्स द टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो 80 तो स्टार्टिंग थी, प्लस हमने स्टार्टिंग के 5 ऊपर निकाल दिए, आफ्टर 5th बाउंस तक हमने निकाला है ना, तो हम सबको प्लस कर सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट बाउंस था ये, आफ्टर फर्स्ट बाउंस, आफ्टर सेकेंड बाउंस, आफ्टर थर्ड बाउंस, आफ्टर 4th बाउंस एंड आफ्टर 6th बाउंस। लेकिन इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। 2 से क्यों इंटू करना पड़ेगा? क्योंकि हम राइज एंड फॉल दोनों का निकाल रहे हैं, तभी तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 80 प्लस 2। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो 110.6688 आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इन सबको प्लस करते हो। और जब आप इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 221.3376 आंसर आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो बस, 301.3376 मीटर। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर आ गया है। जब आप 6 टाइम बॉल को ड्रॉप करोगे उससे पहले उसने इतना टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो देयरफॉर द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस traveled is 301.3376 मीटर। क्लियर हो गया? आप इसे अप्रॉक्स में भी लिख सकते हो 301.34 करके। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगेन आपको एक जीपी दे रखी है, उसकी कौन सी टर्म 128 होगी। तो पहले हम ए और आर निकाल लेते हैं, फिर आसान हो जाएगा। तो हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। मुझे जीपी दे रखी है 2, 2√2, 4, ये ऐसे चल रही है। इसमें जो ए है वो तो 2 है। अगर मैं आर की बात करूँ तो 2√2/2 लिखोगे, मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म होता है। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो √2 आ जाएगा। तो ये आपका आर निकल के आ गया। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला होता है आपके पास ARn-1, यही होता है। तो मुझे कह रहा था कि 128 वाली टर्म कौन सी, 128 नंबर जो है वो कौन सी टर्म पे है। तो इसकी जगह मैंने 128 लिख दिया, A की जगह 2 लिख दिया, R की जगह √2 लिख दिया, और ये n-1 ऐसी है। ठीक है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर आके ये डिवाइड का हो गया, और ये √2 n-1 ऐसी है। इसको इससे कट किया तो मेरे पास 64 आ गया। 64 आ गया यहाँ पर। देखो 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 होता है। तो ये 2 की पावर 6 होता है, और यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ हाफ आ जाएगा। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से 2 कट गया, बेस सेम है तो पार नीचे आ जाएंगी, तो 2 उधर जाएगा, n-1, तो 12 + 1 इज इक्वल टू n। n आ गया मेरे पास 13। इसका मतलब 13th टर्म जो है वो 128 है। तो देयरफॉर 128 इज द 13th टर्म। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 6 आसान था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। फिगर 8.12 शोज स्टेजेस 0 to 3 ऑफ द CR पिंक्स की स्क्वायर कारपेट। अभी तक हम सिर्फ इसका ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट करके आए थे, अब यहाँ स्क्वायर कारपेट दे रखा है। स्टेज 0 ऑफ दिस फ्रैक्टल इज अ स्क्वायर शीट ऑफ द पेपर। स्टेज 0 पे एक स्क्वायर शीट है। टू कंस्ट्रक्ट स्टेज 1, स्टेज 1 बनाने के लिए आपने क्या किया, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज
trisected and the points of trisection of opposite sides are joined to obtain 9 smaller squares. आपने क्या किया, यहाँ पर हर एक साइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जैसे ये वाली साइड है, ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट्स में बांट दिया ऐसे करके, ठीक है. फिर ये वाली साइड को 3 पार्ट्स में बांट दिया. फिर इस वाली साइड 3 पार्ट्स में बटी है, ये भी 3 पार्ट्स में बट गई. तो उसमें हुआ क्या, आपने हर एक साइड को ट्राइसेक्टेड कर दिया और जहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आया अपोजिट साइड्स का, तो आपने क्या किया, उनको ज्वाइन कर दिया टू ऑब्टेन द 9 स्मॉलर स्क्वायर. द सेंटर स्क्वायर इज देन रिमूव्ड. तो जो ये सेंटर वाला स्क्वायर था इसको रिमूव कर दिया, बाकी के बचे. एंड द 8 स्मॉलर स्क्वायर आर रिटेन. ये रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मॉलर स्क्वायर्स ऐसे ही रह गए. लिविंग अ स्क्वायर होल इन द सेंटर. बीच वाला स्क्वायर तो आपने हटा दिया, तो वहाँ पर ऐसा एक होल बन गया है. अब यही सेम प्रोसेस आपने फिर दोबारा किया. ये वाले स्क्वायर में इनको 3 पार्ट्स में बांटा ऐसे. फिर ये बीच वाला स्क्वायर निकाल लिया, बाकी के रह गए. सिमिलरली इसको ऐसे किया, इसमें भी ऐसे, सब में ऐसे किया. फिर उसके अगले वाले में भी आपने ऐसे ही किया. तो ये प्रोसेस चलता जा रहा है. तो स्टेज 0 में अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास सिंगल एक ही स्क्वायर था. अब आपको स्टेज 1 2 और 3 के निकालने होंगे. तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है. लुक एट फिगर 8.12 एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 to 3. आपको रेड स्क्वायर्स बताने हैं 0 से 3 के स्टेज में कितने हैं. तो स्टेज 0 में तो 1 ही दिख रहा है, 1 दिख रहा है, पूरा एक स्क्वायर है. जबकि स्टेज 1 में 8 हो गए, स्टेज 2 में 8 का स्क्वायर हो जाएगा. हमने ट्राइंगल में भी तो यही कंसेप्ट किया था जब हमने इसका ट्राइंगल वाला किया था, है ना. तो यहाँ करते हैं. तो स्टेज 0 में मुझको दिख रहा है कि पूरा एक स्क्वायर है, तो मैंने यहां लिख दिया 1 रेड स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद स्टेज 1 में आपके पास 8 रेड स्क्वायर हो गए. उसी तरीके से स्टेज 2 में आपके पास कितने हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 64 रेड स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है. स्टेज 3 की बात करें अगर हम, तो 8 का क्यूब, इसका मतलब 512 रेड स्क्वायर्स हो जाएंगे. क्लियर. तो आपको क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने थे. सेकंड में कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 and 5. बिल्कुल, हम स्टेज 4 और 5 के भी निकाल सकते हैं. कैसे, स्टेज 4 में कितने हो जाएंगे, 8 की पावर 4, ठीक है ना. तो वो होता है आपके पास 4096 रेड स्क्वायर्स हो जाएंगे. और स्टेज 5 में कितने हो जाएंगे आपके पास, 8 की पावर 5, तो 32768 रेड स्क्वायर्स हो जाएंगे. क्लियर. तो ऐसे हम किसी भी स्टेज का निकाल सकते हैं. Can you find a rule for the number of red square at the nth stage? Write the explicit formula as well as recursive formula for the number of red square at any stage. तो क्या आप nth stage का बता सकते हो? हाँ, nth stage का भी हम बता सकते हैं. वो 8 की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना. तो थर्ड पार्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया. तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो आ जाएगा Tn इज इक्वल्स टू में 8 की पावर n. अगर स्टेज 5 है तो 8 की पावर 5, स्टेज 6 है तो 8 की पावर 6. अब रिकर्सिव फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर रिकर्सिव रूल क्या हो जाएगा. देखो पहले वाले में 1 था, जो आपके पास T0 है, जो स्टेज 0 है उसमें 1 था, तो उसके अगले वाले में इसका आया था ना 8 की पावर 1. तो इसका मतलब इसका रिकर्सिव रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू Tn-1. क्लियर हो गया यहाँ तक. उसका 8 गुना होता जा रहा है, हर बार एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है. फिर कह रहे हैं सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट.
जो ये स्टेज 0 का स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो 1 स्क्वायर यूनिट है, साइड इंटू साइड मतलब इसकी साइड 1 है। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 1, 2 एंड 3? एरिया ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 and 5. Find the explicit as well as recursive formula for the area of red region at nth stage. What happened to this area as the number of stages goes on increasing? कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं रेड रीजन का, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 का। ठीक है, तो स्टेज 0 का उन्होंने दिया 1 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन आप स्टेज 1 का कैसे निकालोगे? देखो, अगर आप हर एक स्टेज में देखो, जो स्क्वायर है वो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, उसमें से आप एक पार्ट को रिमूव कर देते हो, बीच वाले पार्ट को, तो टोटल रेड पार्ट्स का एरिया कितना बचा? 8/9 बचा। हर एक में 8/9 है, जैसे स्टेज 0 में तो 1 था, स्टेज 1 में यहाँ ये 8/9 बचा, फिर इसका इसमें 8/9 से गुना कर दोगे, तो यही पैटर्न चलता रहेगा। कैसे चलेगा वो यहाँ देखो। तो एट ईच स्टेज द स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू, आप हर एक स्टेज में स्क्वायर को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो इंटू 9 इक्वल पार्ट्स में, है ना। एक स्क्वायर को आप 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और उसका सेंट्रल पार्ट हटा देते हो, जो सेंटर का पार्ट होता है, एंड द सेंटर पार्ट इज रिमूव्ड। तो रिमेनिंग आपके पास बचते हैं एक स्क्वायर के अंदर 8 बॉक्स। तो द रिमेनिंग रेड एरिया becomes 8/9 of the previous area। जितना भी प्रीवियस एरिया था उसका 8/9 हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस एरिया 1 स्क्वायर था स्टेज 0 में, तो स्टेज 1 में उसका 8/9 हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच का एक पार्ट तो हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेज 0 में आपके पास जो एरिया था वो था 1 स्क्वायर यूनिट। तो फिर स्टेज 1 में कितना होगा? अगर हम स्टेज 1 के एरिया की बात करें तो कितना होगा? 8/9 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब अगर हम स्टेज 2 के एरिया की बात करेंगे तो 8/9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। एरिया इसलिए मैं स्क्वायर यूनिट लगा रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्टेज 3 की बात करेंगे, 3 के एरिया की, तो 8/9 का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ऐसे हम स्टेज 4 और 5 का भी अब निकाल सकते हैं। स्टेज 4 का एरिया हो जाएगा 8/9 की पावर 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्टेज 5 का हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 8/9 की पावर 5 स्क्वायर यूनिट। तो 5 का ही निकालना था। उसके बाद आपको कह रहा था कि इसका एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव रूल भी बता दो। तो अगर हम इसका एक्सप्लिसिट रूल देखें तो आप एरिया कैसे निकाल लो? मैं an से डिनोट कर दूं, 8/9 की पावर n, इसी से तो निकाल लो। और अगर मैं इसका रिकर्सिव रूल देखूं तो वो क्या हो जाएगा? तो देखो, आपको फर्स्ट में एक ही स्क्वायर था, है ना, तो इसका रिकर्सिव रूल कैसे निकालोगे? 8/9, फिर यहां पर आ जाएगा an-1। ए मैंने एरिया के लिए डिनोट किया है क्योंकि हमने ऊपर वाले पार्ट में टी डिनोट कर लिया है, वो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स के लिए कर लिया था। ठीक है, तो ये इसका रिकर्सिव रूल आ गया, an इज इक्वल्स टू 8/9 an-1। अब वो आपसे एक और चीज पूछ रहा था, वो क्या था? व्हाट हैपन टू द एरिया एस एन द नंबर ऑफ स्टेजेस गोज ऑन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप स्टेजेस बढ़ाते रहोगे ये एरिया छोटा होता जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो एज एन इंक्रीजेस द एरिया कीप्स डिक्रीजिंग and get closer and closer
टू ज़ीरो, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाएगा, बट इट नेवर बिकम्स एग्जैक्टली ज़ीरो। एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एरिया रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये स्टेजेस बढ़ाते रहोगे तो ये वाइट वाले ज़्यादा दिखते रहेंगे और रेड वालों का कम होता जाएगा पोर्शन। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन पार्ट किया था तो उसके अंदर हमने ये ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में सीखा था पूरा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये रहा, किया था ना। बट ये स्क्वायर के कंसेप्ट में भी आ सकता है, जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्सरसाइज में। साथ के साथ ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आप सेम ऐसे ही करोगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। पर फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत रहती है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट ही हो गया, बस एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको वो 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू।